लिखिए a man spends 5% of his total income, 5% of his total income in traveling, and 20% of the rest spend in food. 20% of the rest spent in food. Then he denotes rupees. Then he denotes rupees 120, and he still left with, and he still left with 1400, and he still left with 1400. Find total income. Find his total income. ठीक है, करिए. बाहर वाइट एक्टिवा किसकी खड़ी है? 3620. चाबी साथ में रखते हैं उसकी. नीचे पड़ी है ऑफिस में. रिमेनिंग वाला पार्ट है, आपको बताया रिमेनिंग कैसे करना है. रितेश, आपकी छुट्टियां खत्म हो गई? जाए जहां जाना था कि अभी और भी जाना? चलो. बच्चे, आपने लेक्चर अटेंड किया कल वाला? अच्छा, आपके एग्जाम्स चल रहे थे ना, कोई बात नहीं. हाँ जी, हो पाएगा. रिमेनिंग वाला आता है ना, कैसे करना है? हमने रिमेनिंग कल बताया था आपको. रिमेनिंग पार्ट कैसे करना है बता दीजिए मुझे कि क्या क्या वैल्यू है. कितना स्पेंड किया उसने, पर्सन ने 5% स्पेंड किया, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20 होती है. ठीक है, तो अगर उसने स्पेंड किया मतलब उसकी इनकम 20 हुई. नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, ये आप जानते हैं, है ना. इसका मतलब स्पेंड किया उसने 1/20, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ओरिजिनल वैल्यू, मतलब उसकी टोटल इनकम. तो अगर टोटल इनकम 20 है तो उसने उसमें से 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? रिमेनिंग वैल्यू से यहाँ डील करते हैं हम लोग, जो बच जाता है हमारे पास. ठीक है, जो बचेगी चीज उसके साथ डील करेंगे. बच्चे, जब उठोगे तो कैमरा का ध्यान रखना. ठीक है, मतलब मेरे पास 20 रुपए आते हैं और उसमें से 1 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 19 बचे. उसके बाद क्या कह रहा है वो? 20% ऑफ द रेस्ट. अब जो बचा उसका 20%. ठीक है, जो बचा उसका 20% कितना होता है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? अब ये तो आपको याद हो गई होंगी ना. अगर 5% 1/20 है तो 20% कितना है? 1/5. यहाँ पे इनकम 5 है, उसमें से 1 रुपया खर्चा कर रहा है, कितना बच रहा है? 4 बच रहा है. ठीक है, इतनी बात कि नहीं? 20% रेस्ट का उसने स्पेंड किया, मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5. 5 में से 1 रुपया खर्चा किया तो बचा कितना? 4. चलो, ऐसा है तो देखो, आमने सामने कोई वैल्यू कटती है? ये कट रही है ना. अब क्या करेंगे?
वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब यहां से आपकी फाइनल वैल्यू आ गई कि ये अगर टोटल इनकम है तो ये क्या है, ये अगर टोटल इनकम है तो वो जो लिखा है 19 वो क्या है, उसकी सेविंग है। जो बच जाता है उसके साथ डील कर रहे हैं ना हम लोग, जो हमारे पास बच जाता है उसके साथ डील कर रहे हैं। तो मेरे पास 25 में से 19 रुपए बचे, ठीक है। तो 25 मेरी इनकम हुई और 19 मेरी सेविंग हुई, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा होने के बाद उसने डिनोट कर दिए कितने, सॉरी डोनेट किए, डोनेट किए कितने 120 रुपए उसने दे दिए, चैरिटी में दे दिए, ठीक। और ऐसा करने के बाद उसके पास कितने बचे 1400 रुपए। देखो जब तक हमारे पास रेशो है, जब तक हमारे पास रेशो है, रेशो यहाँ पे खत्म होगी ना हमारी, 25 रुपए में से 19 हमने सेव कर लिए। जब तक हमारे पास रेशो है तब तक मेरे पास कितने रुपए थे, जब तक मैंने डोनेट नहीं किया कुछ भी। डोनेट तो इस रेशो के बाद किया ना हमने, डोनेट कब किया, जब ये रेशो आ गई हमारी उसके बाद डोनेट किया, उससे पहले तो नहीं किया। अब मेरे पास 19 रुपए बचे हैं, तो अभी अगर मैं डोनेट ना करती 120 रुपए तो मेरे पास कितने बचते, 1520 बचते। 1400 में 120 ऐड कर दोगे तो इसका मतलब क्या है कि 19 की वैल्यू कितनी हुई 1520, और आपने निकालनी किसकी है, टोटल इनकम निकालनी है। और 19 के टेबल में 152 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है, 8 पे कटता है पूरा पूरा। अगर 8 पे कटता है तो 80 और 25 इंटू 80, 25 अट्ठे कितने होते हैं, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। अब बताओ कि इसमें कोई परेशानी है तो, किसी को भी किसी भी पॉइंट में कोई परेशानी है तो पूछिए। हमने जब रिमेनिंग वर्ड आ जाता है क्वेश्चन में तो रिमेनिंग वैल्यू के साथ डील करना है ना, ठीक है। जब रिमेनिंग वर्ड आ जाएगा, बस 2 पे ही रखो चाहे 1 पे रख दो, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे ही रहने देना था, वो इतना ही घूमेगा बस। जब तक हमारे पास क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड है ना तो हमने उसके साथ ऐसे डील करना है, जो बचता जाता है उसको रखते जाएंगे। जो हमारे पास बचता गया फ्रैक्शन के हिसाब से क्या क्या बचता गया, 5% हमने स्पेंड किया तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। हमेशा नीचे वाली वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए ना, तो इसका मतलब इनकम है नीचे वाली वैल्यू। ऊपर अब ये स्पेंड किया मतलब ऊपर वाली वैल्यू जो है वो खर्चा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं, हम कहते हैं 20%, 5% प्रॉफिट मान लो, हमने कहा 5% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, आपकी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है ना, तो वहां पे डिनोमिनेटर वैल्यू कॉस्ट प्राइस है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है फ्रैक्शन की। बस ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, नीचे वाली वैल्यू क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ये ध्यान में रखना है आप, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हमारी इनकम थी, उसमें से 1 रुपया खर्चा किया तो हमारी सेविंग 19 आ गई, इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। उसके बाद हमने जो बचा उसमें से 20%, देखो ये रिमेनिंग वर्ड नहीं होता ना तो मैं डायरेक्टली 25% खर्चा बता देती आपको। अगर ये रिमेनिंग वर्ड बीच में नहीं है तो डायरेक्टली खर्चा कितना 25%, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर रिमेनिंग वर्ड जुड़ जाता है आपका तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। देखो इसको क्लियर है। अब 20% खर्चा किया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, मतलब अगर मैं 5 रुपए कमाती हूँ तो मेरा खर्चा 1 है, तो मैं सेव कितना कर रही हूँ 4 रुपए सेव कर रही हूँ।
तो जब ऐसे रेशो आ जाती है तो आप ये देखो क्रॉस में कितना कटता है, क्रॉस में वैल्यू कितनी कट रही है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दिया और वर्टिकली फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा सीधा ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया उसको। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ 19 आना है, यहाँ 5 × 5 25 आना है। अब जो हम कर रहे थे ये हम सेव कर रहे थे तो ये हमारी सेविंग हुई, ये हमारी टोटल इनकम है तो ये हमारी टोटल इनकम हुई। अगर यहीं से आपको ये पूछ लेता कि आपका खर्चा कितना हुआ है इन रुपीस, अगर यही पूछ लेता तो 25 में से 19 तो आपकी सेविंग है, खर्चा कितना हुआ 6 रुपए ना, तो वहां पे हम 6 रुपए की वैल्यू निकाल देते, ठीक है, 6 की वैल्यू निकलती वहां पे। यहाँ पे मुझसे पूछा क्या, इनकम बताओ, तो इनकम मेरी कितनी है 25 है, तो 25 की वैल्यू हमने निकाल दी। नोट कर लीजिए इसको अब, कर लिया सभी ने नोट। चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसे क्वेश्चन जहां जहां हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लिखिए। A number is increased by 30%, comma, then decreased by 25%, comma, and then further increased by 25%। पहले वो 30% से बढ़ा है नंबर, फिर उसके बाद 25% से घट गया, फिर उसके बाद 25% से बढ़ गया। अब बोला गया व्हाट इज द नेट परसेंटेज, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द परसेंटेज, ठीक है, इन द नंबर। आप ऐसा करिए कि आप पहला नंबर जो है 30% की बजाय 20% बढ़ा दीजिए। पहला जो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि नंबर 30% से बढ़ गया, वहां पे आप 30 की बजाय 20 कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताओ, अब यहाँ पे क्या, कोई एक नंबर था, आप जानते हैं कि किसी की बेस वैल्यू किसी भी चीज की, चाहे वो एक नंबर है, चाहे वो कुछ खरीद के ला रहे हो, है ना, उसका बेस वैल्यू 100% है, ठीक है। अगर उसका बेस वैल्यू 100% है, देखो इसको किस किस तरीके से आप कर सकते हो। मान लो एक नंबर है 100, नंबर क्या है 100, अब वो कितने से बढ़ा 20% से बढ़ा, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। जब चीज बढ़ती है तो क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू में, मतलब 5 में 1 बढ़ रहा है तो वैल्यू कितनी हो रही है 6/5 हो रही है ना, ठीक है। अब बढ़ गया नंबर, जब भी मतलब कुछ भी आपके पास आए, कोई लॉस है तो ऊपर वाला वैल्यू लॉस होगा, जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो लॉस होगा। प्रॉफिट है, ऊपर वाला वैल्यू प्रॉफिट है, ठीक है। आप 20% सेव कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेविंग है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो आपकी इनकम है, इतने पे इतना सेव कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। स्पेंड कर रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यू आपका एक्सपेंडिचर है और नीचे वाली वैल्यू आपकी इनकम है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रैक्शन को। तो 1/5 मतलब आपकी वैल्यू थी 5, जो कि कितनी हो गई 6 हो गई, तो 6/5, क्लियर है, ठीक। अब कितने से घट गया 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/4, अब घट गया तो 4 पे एक वैल्यू घट गई है 3/4, फिर 25% से बढ़ गया तो 4 पे एक वैल्यू बढ़ गई है 5/4, क्लियर है। अब काटो इसको, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पे ये 3 पे, ठीक है ना। अब क्या बचा आपका, अच्छा ये 2,
अच्छा 4 से काट लो इसको तो 25 पे आता है, 2 एज इट इज रहने दो, ठीक है। ऐसे ही आई ना आपकी वैल्यू। अच्छा 25 थी 75, 75 और 75 इंटू 3 कितना हो गया, 5 थी 15 और 7 थी 21 और 1 22, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, ठीक है। अब यहां जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 112.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर 100 था वो कितना हो गया, 112.5 हो गया। तो कितने से बढ़ गया, 12.5 से। जब इस तरह से करोगे तो आपको ऐसे डिफरेंस लेके निकालना पड़ेगा। जब इस तरीके से करेंगे हम लोग, जब 100 पे वैल्यू चेंज करते हो तो रिजल्ट जो आता है उस पे चेंज का आता है, मतलब 100 जो चीज थी वो कितनी हो गई है, 100 जो रुपया था हमारे पास वो कितना हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को हम रेशो से कर लें। इसी क्वेश्चन को अगर हम जो पहले कर रहे थे रेशो से, इस तरीके से कर लें तो करिए जरा, करिए इस तरीके से जल्दी। एक बटा 8 आएगा बिल्कुल। पहले कितने से बड़ा है, 20% से बड़ा है, मतलब वैल्यू 5 थी जो कि कितनी हो गई, 6 हो गई। उसके बाद कितने से बड़ा है, कम हुआ, सॉरी 25% से, 4 थी वैल्यू, कितनी रह गई, 3 रह गई। उसके बाद क्या हुआ, 4 थी वैल्यू और कितनी हो गई, 5 हो गई। तो अब आमने सामने जो कटता है उसको काट दो, और क्या बचा, हाँ नहीं वो तो बचा, कुछ काटने के लिए थोड़ी ना बचा। मतलब यहाँ पे क्या किया, अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, वर्टिकली आपने मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने लास्ट किया था। मतलब जो 8 था वो 9 हो गया, कितने से बढ़ा, 1। किसके ऊपर बढ़ा, 8 के ऊपर। 1 बटा 8 की वैल्यू कितनी होती है। अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना ठीक था या इस तरीके से करना ठीक था, इससे करना बेटर है ना। इसमें क्या हुआ कि हमें 100 पे पहले वैल्यू मिली, उसमें उसका डिफरेंस दिया, और इसमें क्या हुआ कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट याद है तो 1 बटा 8 आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 12.5, ठीक है। नोट करो, गुड मॉर्निंग बच्चे। नोट कर लिया, सभी ने नोट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखो, इन एन एग्जामिनेशन, in an examination student got, A got, आप ये लिख लिए, A got 25% marks more than B, 25% marks more than B, B got कॉमा, इसके बाद कॉमा लिखना, फिर लिखिए B got 10% less than C, B got 10% less than C, and C got 25% more than D, C got 25% more than D, ठीक है। अब लिखिए if D got, if D for Delhi, D got 640 marks, D got 640 marks out of 1000, out of 1000,
the marks obtained by A were. The marks obtained by A. Question mark. अब इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका क्या है? यही तरीका है, सबसे पहले A रेशो B, A और B के बारे में बताया गया, उसके बाद आपको B और C के बारे में बताया गया, उसके बाद आपको C और D के बारे में बताया। ऐसा है? चलिए यहां रखो इसको। A और B का रिलेशनशिप क्या है? 25% मोर देन B। A को कितना मिला? 25% ज्यादा B से। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देन किसके साथ लगा है? देन किसके साथ लगा है? B के साथ। तो डिनोमिनेटर वैल्यू किसकी रहेगी? B की रहेगी। मोर है तो न्यूमरेटर वैल्यू किसकी हो जाएगी? ठीक है, 5:4 हो गया सभी का। उसके बाद 10% कम है, 10% की क्या वैल्यू होती है? 1/10। मतलब किससे? C से। C की वैल्यू अगर 10 है, B की कितनी है? 9 है ऐसा। उसके बाद C कितना है? 25%। C कितना है? 25% मोर देन D। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? डिनोमिनेटर वैल्यू 4 और ये कितनी हो जाएगी? 5। अब देखो कुछ कटता है क्या? कट रही है कोई वैल्यू? 2 पे। और क्या कट रहा है? कट रहा है कुछ? नहीं। 9 पंचे 45 और यहाँ कितना आ गया? अब जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमें इनिशियल से फाइनल वैल्यू मिलता है। अब अगर हम ये सोचे कि 45 की क्या वैल्यू है? 45 किसकी हुई? 45 वैल्यू किसकी हुई? A की हुई। जब हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं तो इसमें क्या मिलता है? क्रॉस में कटिंग होती है ना, तो क्रॉस में कटिंग देखो, अगर यहाँ पे क्रॉस में कटिंग करो तो B से B कटेगा, कट जाएगा ना, C से C कट जाएगा, बचेगा क्या? A रेशो D बचेगा। बचेगा क्या? A रेशो D। इसका मतलब क्या कि A की रेशो जो है वो 45 है और D की रेशो जो है वो कितनी है? 32 है। तो इसका मतलब 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 640 दे रखी है। A का वैल्यू निकालना है, डायरेक्टली 45 की वैल्यू निकालो। कितना आ जाएगा? 945 इंटू 20। ठीक है, जब ऐसे हम रिलेशन बनाते हैं A से B, B से C, C से D, और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? तो हमें इनिशियल से फाइनल वैल्यू मिलता है। तो इनिशियल वैल्यू किसकी है? A की है, सॉरी, इनिशियल वैल्यू किसकी है? A की है, और फाइनल वैल्यू किसकी है? D की है। तो यहाँ पे हमें A से डायरेक्ट D का रेशो मिलता है। ठीक है, समझ गए बात? पक्का? अच्छा, अब अगर यहाँ पे बीच में से किसी का रेशो पूछ ले, बीच में से किसी के नंबर पूछ ले, तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व? बताओ तुम लोग जो जानते हैं। अगर यहाँ पे, अब मैंने तो आपको A से डायरेक्टली D का बताया, लेकिन B का पूछ लेगा, C का पूछ लेगा, कैसे निकालोगे? पहले रेशो तो निकालोगे ना, B का रेशो निकालोगे कि नहीं? आपको B का रेशो पता होना चाहिए, उसके लिए C का भी पता होना चाहिए, उसके लिए टोटल का भी पता होना चाहिए, है ना? तो जब आपको ऐसे रेशो मिलती है
अब मान लीजिए ऐसे रेशो मिली है, ऐसे रेशो ए से बी का रेशो, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि ए से बी का रेशो 5 से 4 है, बी से सी का रेशो 9 से 10 का, सी से डी का रेशो 5 से 4 का, तो कैसे निकालते हैं हम? तो रेशो कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। 5 से 4 का रेशो है, उसके बाद 9 से 10 का रेशो है, उसके बाद कितना है? सेम ही है, 5 से 4 का रेशो। ये आपको आता है ना? नहीं आता? इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ क्या होगा, ये ब्लैंक आप फिल कर दोगे इसके एडजेसेंट नंबर से, जहां ब्लैंक नजर आ रहा है वहां पे एडजेसेंट नंबर से ब्लैंक फिल कर दोगे। ये तो बाय डिफॉल्ट थोड़ा रेशो जो है वो ज्यादा है और वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। यहाँ पे इसका एडजेसेंट नंबर क्या है? 9, इसका एडजेसेंट नंबर क्या है? 10, इसका एडजेसेंट नंबर क्या है? 5, तो दोनों प्लेसेस पे 5। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक रेशो आएगी सभी की, ए बी सी डी रेशो आ जाएगा। अगर वो फर्दर कटता है एक ही टेबल पे, तो आप वहां तक इसको सिंप्लीफाई कर दोगे जहां तक वो कटता रहेगा एक ही टेबल पे। फिर जो आपकी रेशो आएगी वो आपकी फाइनल रेशो होगी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, अब वहां पे आप देखेंगे कि डी का वैल्यू, अब मैं मान लीजिए एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देती हूँ इस टाइप के क्वेश्चन का कि ये वैल्यू हो गई 2 से 3, ठीक है, बी से सी दे दिया है मान लीजिए 3 से 4, 3 से 2 ले लो आप, और सी से डी दे दिया है 1 से 2। ठीक है, ये मैं सिंपल रेशो इसलिए ले रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। अब यहां ब्लैंक लगा दो, लगा दिए। अब इस एडजेसेंट नंबर से इसको फिल कर दो, इसके एडजेसेंट नंबर से, पेन डिफरेंट ले लेती हूँ, इसके एडजेसेंट नंबर से और इसके। अब वर्टिकली मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आएगा 9, यहाँ क्या आएगा 6, यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 12। क्या ये एक ही टेबल से कटते हैं? कटते हैं, 2 3 2 4। अब तो नहीं कटता ना कुछ भी, तो अब आपके पास रेशो आ गया ए का, बी का, सी का, डी का। मान लीजिए आपके पास डी के मार्क्स दे रखे हैं 320, मान लीजिए आपके पास डी के मार्क्स दे रखे, तो कुछ भी सिर्फ एक रेशो का आपके पास वैल्यू होना चाहिए, आप उसके बेस पे कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? मान लीजिए 320 दे रखी है, मतलब डी के मार्क्स जो है वो 320 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? इसका मतलब 320 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू निकाल सकते हो, बी की निकाल सकते हो, सी की निकाल सकते हो, टोटल वैल्यू निकाल सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। कहाँ बेटा? तो बेटे यहाँ ये ऐसे ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं दियो कहाँ पे? थोड़ा सा आप कहने में गलती कर रहे हैं, तो वो वैल्यू पहले ले लो ना। क्या हो गया है? ठंड लग रही है? क्या कह रहे हो आप? या तो मुझे समझाओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो। हाँ, वहां सी की रेशो दे रखी है, ए के साथ सी की दे रखी है, हाँ तो वो पहले ले लो, सी को बीच में ले आओ। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो ए से सी का दिया, ए से बी का नहीं दिया, ए से सी का दिया, ए से बी का नहीं दिया, और बी से सी का दे दिया, तो आप सी वाले को सेंटर में रख लो ना। ए से सी का दिया और फिर उसके नीचे सी रखो,
जैसे हम बी के नीचे बी लेते हैं ना, तो यहाँ पे सी को यहाँ शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कंपेयर कर दो। नहीं, मतलब दोनों में एक कॉमन होगी, जो कॉमन होगी वो उसको सेंटर में कर दो। अगर सी से दिया है तो सी वाली को सेंटर में कर दो। समझ रहे? मैं आपको बता ही देती हूँ। ए से सी का रेशो दे दिया और यहाँ बी से सी का रेशो दे दिया, यही कह रहे हैं आप? ये नहीं कह रहे? तो फिर समझाइए क्या कह रहे हैं। ए रेशो बी रेशो सी दिया, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, बी की तो उसमें कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ इंटरलिंक्ड ही नहीं होगा। या तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा क्लू होगा जहां से आप बी निकाल सकते हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा, टोटल वैल्यू दी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, या तो कुछ टोटल दिया है, ठीक है, कुछ इंटरलिंक तो होगा ना, तभी तो क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। ऐसे थोड़ी कि ए और बी का वैल्यू दिया, सी का नहीं दिया, तो आप बी का रेशो निकालिए, ऐसा नहीं होता। या तो वहां टोटल बताया गया आपको, ऐसा होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, the population of a town is increased by 16:2/3%. 16:2/3% in first year. ठीक है, but decreased by 37:1/2% in the second year. But decreased by 37:1/2% in the second year, and again increased by 57:1/7%. 57:1/7% in third year. Then the present population if after 3 years becomes 275,000 नहीं, ये गलत स्टेटमेंट दिया। आप ये लिखिए, इफ आफ्टर 3 इयर्स वहां से प्रेजेंट काट देना, ठीक है, वहां से प्रेजेंट पॉपुलेशन काट देना। क्वेश्चन इज, इफ आफ्टर 3 years population will become 275,000, then find present population. बताइए, पहले साल में वो कितने से बढ़ी है? 16:2/3%, और 16:2/3% कितना फ्रैक्शन वैल्यू होता है? 1/6 होता है। उसके बाद वो कितने से घटती है? हाँ ठीक है बेटे, उसके बाद वो कितने से घटती है?
कितने से, 37.5 से, 37.5 का मतलब कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक है। फिर कितने से बढ़ गई, 57:1/7, तो उसका फ्रैक्शन कितना होता है, 4/7 होता है। तो कर लीजिए इसको, रेशो लिख लीजिए। पहले साल में क्या हुआ, 16:2/3%, मतलब 1/6। अगर 6 थी पॉपुलेशन तो बड़ी है ना, इंक्रीज हुई है, तो कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है ना, क्लियर है ये बात। उसके बाद कम हो गई 37.5% से, 37.5% कितना होता है, 3/8, मतलब अगर इनिशियली वो 8 थी तो कितनी रह गई है, 5 रह गई है। उसके बाद बढ़ गई कितने से, 57:1/7%, कितना होता है, 4/7 होता है। और पहले अगर 7 थी तो कितनी हो गई है, 11 हो गई। अब देखो कितनी वैल्यू आमने सामने कटती है क्या, 7 से 7 कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। 6 अट्ठे कितने होते हैं, 48, और ये कितने होते हैं, 55। इसका मतलब क्या, इनिशियली वो कितनी थी, 48, बढ़ के कितनी हो गई, 55। 55 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 275,000। तो आप इनिशियल वैल्यू 48 की वैल्यू निकाल दीजिए, 2,40,000। फिगर भी सेम थी, मतलब ये टाइप का क्वेश्चन आया। अभी मान लो आज इतनी है, वो ये पूछ रहे, प्रेजेंट निकालनी है, 3 साल के बाद इतनी होगी, विल बिकम है, 3 साल के बाद इतनी होगी। क्वेश्चन में क्या लिखा, पॉपुलेशन आफ्टर 3 years विल बिकम इतना, मतलब अगर 3 साल के बाद इतनी हो जाएगी तो आज का निकालना है, प्रेजेंट का निकालना। नंबर का एक ही उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन। शुभम का कब है पेपर, सीपीयू का दे रखा है, इसने भर रखा है। हम्म, HCF का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पहली प्रॉपर्टी पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीपीओ के पेपर में। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। एक में एलसीएम पूछा है, एक में एचसीएफ पूछा है, एक में दूसरा नंबर पूछा है, एक में ये सेम क्वेश्चन था सीपीओ के पेपर में। बहुत बेसिक आ रहा है आपका सीपीयू। कितने बजे है उसका, साहिल का पेपर कितने बजे है, पटियाला जाने में यहाँ से कितनी देर लगती है, ये बच्चे क्वेश्चन निकला आपका, पीछे तेजिंदर क्वेश्चन निकला बेटा, आपने भी भरा, क्यों, क्यों नहीं भरा, क्या हुआ, पता नहीं था आपको।
मंजीत बेटा पीछे देखिए, उनको समझ में आया है कि नहीं? नहीं तो मैं समझाऊं? बार ग्राफ तो बहुत आता है, टाइम नहीं था। सारा वो पेपर था जो हमने करवाया हुआ है। पता रखा करो ना बेटा कौन सा पेपर आ रहा है कौन सा नहीं। फिर ये तो टोटल पूरा करने वाली बात है, बट ये बस हो गया खत्म। हाँ जी क्लियर है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं दोबारा बताती हूँ, बोलो। मनीष समझ में आया? समझ में आ गया? होने से नहीं होता कुछ भी, काट दिया हो गया सॉल्व, वो तो अलग बात है। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। अब आपको पता चला कि कहाँ कहाँ हम इस रेशो मेथड से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अभी बहुत जगह है ऐसी जहां हमें क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। लिखिए इफ 32% are passing marks, if 32% are passing marks, a student gets student gets 400 marks, student gets 400 marks, yet fails by 80 marks, yet fails by 80 marks, 80, ठीक है। what is the maximum, what are the maximum marks? स्टूडेंट मतलब क्या कहा है आपको? मान लीजिए किसी एग्जाम में पास होने के लिए 32% नंबर चाहिए और एक स्टूडेंट को कितने मिल गए? 400 नंबर मिल गए, बट फिर भी वो फेल हो गया। कितने से? 80 मार्क्स से फेल हो गया। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने। अब 32% का क्या मतलब हुआ? पासिंग मार्क्स है। कोई 400 नंबर मिल रहे हैं फिर भी वो फेल हो रहा है 80 नंबर से, मतलब पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 480 होने चाहिए। अगर 480 होने चाहिए तो क्या होगा?
32% की वैल्यू कितनी हुई? 480। 32% की वैल्यू कितनी है? 480। तो आपको कितना निकालना है? 100%। 32% का वैल्यू कितना है? 480। और आपको कितना निकालना है? 100% वैल्यू निकालनी है। 32 5 पे तो जाएगा नहीं, तो 15 पे जाएगा। 15। अब देखो यहाँ 0 है, यूनिट डिजिट 0 है। 32 का टेबल नहीं आता मुझे भी, लेकिन 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 0 आए? 5 से। लेकिन 32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 दिया 15, वो 100 कुछ पे रह जाता है, रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्टली, अब क्या होगा? होना तो 5 से ही मल्टीप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे 0 है। होना, देखो अगर ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू है सारी की सारी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है सारी की सारी, तो क्या होगा? मतलब नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली घटेगी पूरी पूरी। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि 2 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 0 आए, यहाँ पे 5 से करना है, लेकिन 5 से नहीं जा रहा तो डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ 15 पे। तो हम डायरेक्ट शिफ्ट हो गए 15 पे। 15 से करके देखा तो 15 से जाता है 480। ठीक है, तो फिर हमारा रिजल्ट कितना आ गया? टोटल मार्क्स कितने हुए? 1500। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सम 35। लिखिए, if a student score if a student score 40% marks, 40% marks, 40% marks, then he failed by 75 marks. अगर किसी स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिले हैं, पर फिर भी क्या हुआ? वो फेल हो गया कितने मार्क्स के साथ? 75 के साथ. Another student scores 55% marks and passed by 60 marks. आपको क्या बताना है? फाइंड पासिंग परसेंटेज, find passing percentage and maximum marks. Find passing percentage and maximum marks. बेटे किसी स्टूडेंट को 40% नंबर मिले और वो फेल हो गया कितने नंबर से? 75 नंबर से। दूसरे स्टूडेंट को 55% नंबर मिले बट वो पास हो गया कितने से? 60 मार्क्स से। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे? मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, पासिंग मार्क्स पता होंगे, तो आप पासिंग परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल बता रही हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट के, 2 स्टूडेंट है हमारे पास, ए एंड बी। ए को 30% नंबर मिलते हैं। ए को कितने नंबर मिल रहे हैं? 30% नंबर मिल रहे हैं और वो 20 मार्क्स से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक स्टूडेंट को 30% नंबर मिल रहे हैं, वो फेल हो रहा है। एक स्टूडेंट को 40% नंबर मिल रहे हैं तो वो पास हो रहा है। ठीक,
ये फेल और पास के चक्कर में पासिंग मार्क्स कहाँ लाई करेंगे, कहीं सेंटर में लाई कर जाएंगे, कहीं भी इन दोनों के बीच में ही आएंगे ना। पर ऐसा है, ये पर्सन फेल, ये पर्सन पास, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पासिंग मार्क्स होंगे, है ना। अब ये जिसको 30% नंबर मिले हैं वो 20 नंबर से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स कहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सफर जो है वो 20 नंबर का है कि नहीं, बोलो। मतलब अगर उसको यहां से यहां तक आना है, पास होना है, तो उसको 20 नंबर चाहिए, तभी पास हो पाएगा ना। अब जिसको 40% नंबर मिले वो पास हुआ 30 नंबर के साथ, मतलब पासिंग मार्क्स से उसके 30 नंबर ज्यादा हुए। इसका ये मतलब हुआ ना कि हम पास हो गए कितने नंबर से, 30 नंबर से। इंडिया जीत गया कितनी विकेट से, जितनी भी विकेट से जीता। मतलब ये क्या है, वहां से वहां तक का सफर है ना, तो यहां से यहां तक का सफर कितना, 30 नंबर का, 30 नंबर ज्यादा थे उसके। समझ में आई बात, पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज्यादा, ठीक। अब सिर्फ कुछ परसेंटेज का हमें वैल्यू चाहिए, उसके बेस पे जितना मर्जी परसेंटेज निकालो, 50% निकालो, 60 निकालो, 70 निकालो, 100 निकालो, जो आपने निकालना निकाल लो। अब देखो इसको यहां से यहां तक पहुंचना होगा तो कितने परसेंट और चाहिए, 10% चाहिए। नंबर कितने परसेंट चाहिए, नंबर कितने चाहिए, 50 चाहिए। इसको यहां से यहां तक पहुंचना है, 10% नंबर उसको चाहिए। 10% का मतलब कितना है, 50 नंबर। 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, 500। मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, मतलब 500 हुए। इतनी बात आपको समझ में आती है, क्लियर है ये बात कि नहीं, बोलो। ठीक है, अब मैं कहूं कि पासिंग मार्क्स निकालिए, मैंने कहा पासिंग मार्क्स निकालिए, तो कैसे निकालोगे। देखो या तो 500 का 30% निकाल लो तो इसके नंबर आ जाएंगे, या आप 500 का 40% निकाल लो तो इसके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 500 का 30% निकालोगे कितना होता है, 5 दिए 15, 150, मतलब इसके नंबर कितने हुए फिर, 150। 500 का 40% निकालोगे तो 200, इसके नंबर 200। अब जिसके 150 है उसके 20 कम है, 170 हुए पासिंग मार्क्स। जिसके 200 है उसके 30 ज्यादा है, तो भी कितने हुए, 170 हुए। मतलब यहाँ से पासिंग मार्क्स कितने निकले, 170 निकले कि नहीं, निकले ना। तो पासिंग मार्क्स अगर 170 है, आपके नंबर 170 आए 500 में से, कितनी परसेंटेज है, निकालो, निकाल दोगे। इंटू 100 करने की जरूरत है वैसे। 5 दिए 15 और कितना बचा, 34%। पासिंग परसेंटेज कितनी हुई, 34%। पासिंग मार्क्स कितने हुए, 170। मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए, तो एक क्वेश्चन के लिए 3 आपके आंसर्स निकल पाते हैं आराम से। समझे इस बात को, बोलो, है क्लियर। तो जो क्वेश्चन मिला वो निकालो। निकाल दीजिए जल्दी से।
आ गया रिजल्ट, आ गया सभी का कि नहीं आया अभी? बोलो मुझे क्या क्या वैल्यू है। एक बच्चे को कितने मिलते हैं? 40% नंबर। दूसरे को कितने मिल रहे हैं? 55% नंबर। ये कितने से फेल हो गया? 75 नंबर से। और ये कितने से पास हो गया? 60 नंबर से। तो यहां से यहां तक पहुंचना है तो कितना है? 15%। 15% की वैल्यू कितनी है? 135। तो एक की वैल्यू कितनी आती है? 9 आती है। एक की वैल्यू कितनी आती है? 9 आती है। तो 100 की वैल्यू कितनी हुई? 900 हुई। 900 का 40% कितना हुआ? 360। तो 360 इसको मिले, 75 उसमें जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 435। तो 435 बटा 900 इंटू 100। तो यहाँ 36 और 4 और 3 7। तो किस पे जाएगा ये? 3 बचा। फिर किस पे जाएगा? 3 पे। तो इतना कुछ परसेंटेज आपकी वैल्यू आ जाए। ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हुए आपके? 900। पासिंग मार्क्स कितने हुए आपके? पासिंग मार्क्स कितने हुए? 435। पासिंग परसेंटेज कितनी हुई? ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए ये हम टाइप कर चुके हैं। अच्छा हाँ, लिखिए आप। when a student scores when a student scores 28% marks, then he is failed by, तब वो फेल हो जाता है कितने से? 58 मार्क्स के साथ। when a student scores 28 28% marks, then he is failed by 58 marks। ठीक है। अगर किसी बच्चे को 28% मार्क्स मिलते हैं तो वो फेल कितने से हो गया? 58 से। क्लियर है ये बात? चलिए, बट व्हेन ही स्कोर्स 41% मार्क्स, but when he scores 41% marks, then again he fails by, फिर से फेल हो गया वो कितने से? 6 मार्क्स। 28% पे भी वो फेल हो रहा है और 41% पे भी वो फेल हो रहा है। 28% पे वो 58 मार्क्स से फेल हो रहा है और कितने पे? क्या बोला मैंने? 41% मार्क्स जब उसको मिलते हैं तो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 6 नंबर से। फाइंड पासिंग मार्क्स। अब बताओ, पासिंग मार्क्स बताइए। अब यहाँ पे पासिंग परसेंटेज सेंटर में लाई नहीं कर रही है, ये भी ध्यान में रखना। दोनों बार फेल हो रहा है। यहाँ पे क्या था? पहले फेल हुआ फिर पास हुआ। अब दोनों बार में वो फेल है। तो अब बताओ, बस सबसे पहले इतना बता देना कितने परसेंट की वैल्यू कितनी है। बस जो आपने निकाला है उसमें कितना परसेंटेज कितने नंबर के बराबर आता है, बस ये बताना। बाकी अगर ये चीज आप समझ गए तो बाकी आपको समझ में आने वाला है। पासिंग परसेंटेज
वो तो हुआ, मैंने ये चलो आंसर ठीक है, बट कितना परसेंटेज किसके बराबर आया? नहीं नहीं, जो डिफरेंस हम लेते हैं वो पूछ रही हूँ। बताइए बेटा। दो स्टूडेंट हैं आपके? नहीं, एक ही स्टूडेंट है ना। एक बार उसको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, एक बार यहाँ। देखो अब पासिंग परसेंटेज कहाँ यहाँ लाई करेगी ना, ये पासिंग परसेंटेज होगी। ये वाला डिपार्टमेंट फेल का है, फेल हुआ है यहाँ पे। पास होता तो उधर जाता ना, पास ही नहीं हो पाया तो उधर कैसे जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ उसको 28% नंबर मिलते हैं, यहाँ उसको 41% मार्क्स मिलते हैं। जब उसको 28% नंबर मिलते हैं तो कितने से फेल होता है? मतलब यहां से यहां का सफर कितना? 58 मार्क्स। ठीक है, जब उसको 41% नंबर मिलते हैं तो कितने से फेल होता है? 6 से। मतलब ये तब यहां से यहां का सफर हुआ 6 का। ऐसा है कि नहीं? है ना। अब ये 6 नंबर इसमें इंक्लूड है, नजर आ रहे हैं आपको? ये जो 6 नंबर है ये 58 में इंक्लूडेड है, नजर आ रहा है ना आपको? तो अगर इंक्लूडेड है तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? तो ये 6 नंबर को बाहर निकालेंगे कि नहीं? मेरे पास परसेंटेज कितना यहां से यहां तक का, कितना परसेंट का डिफरेंस? 13% का। तो ये क्या 6 नंबर इसके बीच में आते हैं? नहीं आते ना, बाहर वाला डिपार्टमेंट है, बाहर छोड़ दो उसको। ठीक है, तो 58 में से 6 नंबर माइनस कर दिए, कितने आ गए? 52। मतलब 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 52। और 13 के टेबल में 52 आता है ना, 4। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 400 आ गई। अब ये निकाल दो या ये निकाल दो, ये आपकी मर्जी, निकालिए। 1% की वैल्यू अगर 4 है तो 41% की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितने निकलती है? 164 निकलती है। 164 में फिर 6 नंबर को ऐड करना पड़ेगा, तभी पासिंग मार्क्स आएंगे ना। बस। चार सौ का 41% कितना निकलता है? 164 प्लस 6 कितना हो गया? 170। ये पासिंग मार्क्स है। %42.5 आपके पासिंग मार्क्स है। ठीक है, है कोई डाउट? बोलो, लिखिए नेक्स्ट। इन एन एग्जामिनेशन, ये समझ में आया बेटा? आया है समझ में? कितने बच्चे बैठे हैं आप? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, और आवाज किसी एक की आ रही है बस।
बताओ क्या पासिंग के लिए पूरा मतलब? जितना परसेंटेज हमें दिया गया है उतने परसेंटेज तक मार्क्स ले सकते हो ना आप, उतनी परसेंटेज को उसके बराबर कर सकते हैं, पूरे को नहीं ले सकते, क्योंकि हमें तो पासिंग मार्क्स के परसेंटेज ही नहीं पता, तो पूरी कैसे लिख सकते हैं? जहां तक हमें परसेंटेज का डिफरेंस पता है वहां तक ही नंबर ले सकते हैं, पूरे नंबर तो है 58, ठीक है ना? पासिंग जो परसेंटेज का डिफरेंस पता है वो 13% का पता है, तो 13% तक जितने नंबर हैं वो हम ले सकते हैं, उसमें से 6 नंबर घट जाएंगे तो 13% तक के नंबर आएंगे। तो जिंदर कौन सी बात नहीं समझ में आ रही? आ गया? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आपको पता लगे, इनमें टफ क्वेश्चन भी दूंगी अभी, लेकिन आप नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इलेक्शन बेस्ड। लिखिए, देयर वर two candidates in an election. One got 48% marks. Oh, 48% votes, sorry. एक मिनट, लिखिए, there were two candidates in an election. One got 48% of total votes. 48% of total votes and lost by 8800 वोट्स, 8800 वोट्स के साथ वो क्या हो गया? हार गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो, टोटल वोटिंग कितनी होती है आपकी? 100% टोटल वोटिंग है ना?
किसी भी वार्ड में, किसी भी लोकेलिटी में 100% आपकी टोटल वोटिंग होती है, ठीक। अब अगर 100% टोटल वोटिंग होती है, मान लीजिए कोई इनवैलिड नहीं निकली वोट, सभी डालने गए, सभी ने वोट डाला, और क्या हुआ कि एक कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 48% वोट, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, मतलब 100% वोटिंग हुई है उधर। अगर एक कैंडिडेट को 48% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, मिले होंगे ना। अब 48% वाला हार गया और ये वाला जीत गया, ठीक है ना। तो हम ये क्या कहते हैं, कैसे हार जीत कैसे देखते हैं, कि जो हार जाता है वो ये क्या कहा जाता है, वो 200 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीता उसके 200 वोट ज्यादा होंगे उससे, यही मतलब हुआ कि नहीं, है ना। अगर ये मतलब हुआ है तो हम ये क्या देखते हैं, ये लूजर है, ये विनर है। लूजर और विनर में परसेंटेज का कितना डिफरेंस है, 4%। वोट्स का कितना डिफरेंस दिया आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4% की वैल्यू कितनी हुई, 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से। कितनी वोटिंग है, 2,20,000। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था आपका, है ना, ये समझ में आता है आपको। अब देखो, किसी भी वार्ड में पहले वोटिंग कितनी है, 100% ही वोटिंग है ना, 100% वोटिंग है। तो मान लीजिए 100% में से 20% वोट्स अगर इनवैलिड निकल गए, इनवैलिड का मतलब किसी को वोट डालना नहीं आता है ना, मिस हो जाता है, तो उसका मतलब उन 20% वोट्स की गिनती जो है वो नहीं होगी ना उसमें, जिसमें कैलकुलेट होगा आपका कि कौन हारा कौन जीता, तो ये 20% की वोट की गिनती नहीं होगी। मतलब ये क्या है, इनवैलिड वोट्स, वैलिड नहीं है, ठीक। अगर 100 में से 20% वैलिड नहीं है, तो कितने परसेंट वैलिड है, वैलिड हुई, ठीक है। अब जो बचा विनर और लूजर को उसमें से मिलेगा कि नहीं, विनर और लूजर को वोटिंग किसमें से मिलेगी, जो बच जाता है, मतलब जो वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट कितनी है, 80%, ठीक। अब यहाँ पे वो कह देता है कि 80% में से 32% जो है वो किसको मिली, लूजर को मिल गई। अस्सी में से 32% लूजर को मिल गई, तो विनर को कितनी मिली, विनर को कितनी मिली, 80 में से 32 को माइनस कर दोगे, उतनी मिली कि नहीं, मिली कि नहीं। फिर वहां पे अब 80 में से आप 32 को माइनस करते हो तो कितना रह जाता है, 48%। मतलब ये किसको मिली, विनर को मिली। ये लूजर है, ये विनर है। अब दोनों का डिफरेंस आप देख लेंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे आगे क्या होता है, सौ परसेंट की वोटिंग है, ठीक है, 10% डालने ही नहीं गए, 100 में से 10% डालने नहीं गए, मतलब डिडंट कास्ट देयर वोट, ठीक है। अब कितना बच जाता है, 90% वोटिंग। अब 90% डालने तो गए, 90 में से 10% जो है आपकी इनवैलिड निकल गई,
अगर 10% इनवैलिड निकल गई तो बच्ची कितनी, 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, 9 होगा। 90 में से 9 निकाल दोगे कितना बचेगा, 81% क्या है, वैलिड है। अब जो वैलिड बचेगा विनर और लूजर को किस में से मिलेगा, वैलिड में से मिलेगा। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम ये क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आसान तरीका भी इसका मैं आपको बता दूंगी। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आया जिसमें से 100 में से आपको डायरेक्ट वोटिंग मिली है, लूजर को भी और विनर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। In an election between two candidates, in an election between two candidates, 20% votes were declared invalid. 20% votes were declared invalid. And the winner got 70% of the valid votes. 70% of the valid votes. ठीक है, and win by 12,800 वोट्स। कितने से जीत गया वो, 12,800 वोट के साथ जीत गया, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कितना, 40,000। समझ में आया कैसे? देखो 100% की टोटल वोटिंग, ठीक है। क्या बोला उसने, इनवैलिड कितना निकला, इनवैलिड कितना है, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना हुआ, विनर और लूजर को किस में से मिलेगा, वैलिड में से मिलेगा। अब वैलिड का 70% कौन ले गया, वैलिड का 70% कौन ले गया, विनर ले गया। वैलिड का 70% मतलब 80 का 70%। 80 का 70% कितना होता है, 8 सत्ते 56। 80 का अगर 56% जो है वो 70%, मतलब 80 का 70% कौन ले गया, विनर ले गया। तो 80 का 30% किसको मिला होगा, ऐसा ही है, लूजर को मिला होगा। तो 80 का 30% कितना हुआ, 24 हो गया, बराबर 80% आपका। डिफरेंस कितना आया, 32% का डिफरेंस आया। ये विनर है और ये लूजर है, दोनों में डिफरेंस कितना, 32% का। लेकिन वोट्स में डिफरेंस कितना, 12,800 का। तो 32 × 4 कितने होते हैं, 128। तो यहाँ पे हमें 100% का वैल्यू निकालना। कितना हो गया। अब इसको और किस तरीके से कर सकते थे, और किस तरीके से कर सकते थे, एक सिंगल लाइन में भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, ये चीज समझ में आई है बेटे? पहले इसको नोट कर लो और फिर मुझे बताओ कि ये आपको क्लियर हो गया मेथड। सभी को, किसी को कोई डाउट है? चलिए अब
सक्सेसिव से इसको कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपकी टोटल वोटिंग है x, रिमेनिंग वैल्यू के साथ कैसे डील करते हैं? ठीक है, मान लीजिए टोटल वोटिंग कितनी x, 20% इनवैलिड निकल गया, बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग के साथ डील करना है। रिमेनिंग कितना? 80। 80 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, विनर को मिला 70%, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लेंगे डिफरेंस, देखना विनर को मिलेगा कितना? 70%। तो लूजर को कितना मिला था? 30%, ऐसे ही था ना? विनर को यहाँ 70% था, 80 का 70% 56 होता है, लूजर को मिला 30%, तो 80 का 30% 24 होता है। तो विनर और लूजर का डिफरेंस कितना? 40% हुआ कि नहीं? यहाँ पे विनर और लूजर का डिफरेंस कितना हुआ? 40%। 40% का मतलब कितना? 2/5। ऐसा करने के बाद वोट्स कितने बचे? 40% की वैल्यू कितनी आई? अब कैलकुलेट करो, क्या 40,000 आता है आपका? आ गया? नहीं आया? 4 दूनी 8, 8 एकम 8, और ये कितना? ठीक है, 16। 1600 इंटू 25 कितना आता है? 400 आता है। 16 इंटू 25 कितना आता है? 400। 400 के साथ 2 0 और लगा दो तो कितना आता है? बस ये ध्यान में रखना है, जो बचता जाता है हम x के साथ वो वैल्यू लेते हैं। बचता क्या जा रहा है? 80% बचा। बचता क्या जा रहा है हमारे पास? 20% निकल गया, बचा कितना? बचा हुआ चीज क्या है? ये रिमेनिंग है ना? इसके बाद क्या रिमेनिंग है? इसका डिफरेंस रिमेनिंग है। डिफरेंस कितना है? 40%। ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या लिया? पहले 80%, फिर क्या ले लिया? 40%। बस बात खत्म। तो सिंगल लाइन में आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे। क्या हुआ? क्या कह रहा है ये?